हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज बात करते हैं हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि पॉलिनेशन या परागण जो होता है वो कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, किन किन विधियों से संपन्न होता है, वो सारी हम लोगों ने बात करी थी। जिन्होंने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा हो, पहले जाकर उस वाले वीडियो को देखें। और आज बात करते हैं हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता क्या है। सबसे पहली बात तो नर तथा मादा युग्मक का संलयित होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अब इस प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्गर। इस स्ट्रॉसबर्गर नामक जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले एक प्लांट था लिलियम। इस लिलियम नामक प्लांट में सबसे पहले निषेचन या फर्टिलाइजेशन की खोज की। अब इसके बारे में आगे बात करें तो हम बात कर रहे हैं आवृतबीजी पादपों में निषेचन की। तो आवृतबीजी पादपों में निषेचन की बात करें तो इस क्रिया में होता क्या है कि परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, सपोज करना ये परागकण है, ये किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे और पहुंचने के बाद अंकुरण दर्शाते हैं। और अंकुरण का मतलब होता है परागकण से पराग नलिका का निर्माण होना। तो इससे पराग नलिका निर्मित हो गई और ये पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करती है और वर्तिका में वृद्धि करती हुई बीजांड की तरफ अग्रसर होती है। देखो बीजांड की तरफ आ रही है और बीजांड की तरफ अग्रसर होकर ये पराग नलिका भ्रूण कोश जो होता है उसमें प्रवेशित हो जाएगी और भ्रूण कोश में प्रवेशित होकर नर युग्मक जो होते हैं उसको भ्रूण कोश में प्रवेश करा देती है और ये नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करना प्रारंभ करते हैं। और यही क्रिया यानी नर युग्मक का अंड कोशिका संलयन होने क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, ये सारी हम लोगों ने बात कर ली थी। देखो वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और अंडाशय के अंदर होता है एक बीजांड और बीजांड जो होता है उस बीजांड में ये बीजांडकाय वाला भाग होता है और बीजांड कांड के अंदर वाला जो रिक्त स्थान होता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं। यानी ये तो है बीजांडकाय वाला भाग और ये है भ्रूणकोश। जब निषेचन हो जाएगा तब ये भ्रूणकोश जो होगा वो भ्रूणपोष में चेंज होगा। तो ध्यान रखना निषेचन से पहले क्या कहलाता है, भ्रूणकोश, ये वाला भाग भ्रूणकोश। और इसी भ्रूणकोश में विशेष प्रकार की 7 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो 8 केंद्रक युक्त होती हैं। क्योंकि एक कोशिका जो ध्रुवीय कोशिका है, द्वितीय केंद्रक जो होता है उसमें 2 केंद्रक होते हैं। 3 कोशिका निभाग की ओर जिसे प्रतिव्यासंत या एंटीपोडल सेल कहते हैं और 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं जिसे कहा जाता है अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय में मध्य वाली कोशिका अंड कोशिका और साइड की जो दोनों पार्श्व की जो कोशिकाएं होती हैं कहा जाता है सहायक कोशिका और अंड कोशिका और सहायक कोशिका को कहा जाता है अंड समुच्चय। ठीक है। और इसके चारों तरफ अध्यावरण और ये बीजांडद्वार वाला भाग और ये निभाग वाला भाग जो बीजांड व्रंश से अंडाशय से जुड़ा होता है। पुष्पासन पर ही सारी चक्र पाए जाते हैं, दल, बाह्य दल, पुमंग और जायांग। तो ये जायांग वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब आगे बात करते हैं जो आवृतबीजी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो 5 चरणों में कंप्लीट होती है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं देखो, बात करते हैं। पहला चरण है परागकण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि। दूसरा चरण हमारे पास है पराग नलिका का मार्ग। तीसरा चरण हमारे पास है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। चौथा चरण है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश और तीसरा चरण है संयुग्मन। तो ये सारे चरण हम लोगों को पढ़ने हैं। पराग नलिका का अंकुरण कैसे होता है, पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है, पराग नलिका का मार्ग, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होगा और पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होगा। लास्ट है हमारे पास 5th
संयुग्मन। सबसे पहले बात करते हैं पराग कण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि। देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसमें क्या होगा, इस किसी एक पुष्प के पराग कण जो होंगे वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद वर्तिकाग्र पर उपस्थित रेजिन, शर्करा, बोरोन, प्रोटीन आदि कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ उस वर्तिकाग्र पर उपस्थित होते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं उस पराग कण को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे पराग कण यहाँ पर अंकुरन दर्शाता है और अंकुरन दर्शाने के पश्चात पराग नलिका का निर्माण करता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि पराग नलिका का निर्माण पराग कण से हमेशा जनन छिद्र से होता है, यानी पराग कण के जनन छिद्र से एक पराग नलिका विकसित होगी और वो पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई, वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ अग्रसर होती है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली सामान्यतः तो क्या होता क्या है कि एक पराग कण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है, लेकिन कुकुरबिटेसी और मालवेसी जो फैमिली होती है, इस कुकुरबिटेसी और मालवेसी फैमिली में क्या होता है कि एक ही पराग कण से बहुत सारी पराग नलिकाएं निकलती हैं। तो अगर एक पराग कण से एक पराग नलिका निकलती है तो ये बोलते हैं एक नलिकीय परागकण, और अगर एक पराग कण से बहुत सारी पराग नलिकाएं निकलती तो उसे कहा जाता है बहुनलिकीय परागकण। ठीक है। तो ये सारी बातें पराग कण का अंकुरण हो गया, पराग नलिका की वृद्धि की हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं पराग नलिका के मार्ग की। तो देखो पराग नलिका विकसित होने के पश्चात पराग नलिका जो होती है बीजांड की ओर अग्रसर होती है और बीजांड की ओर अग्रसर होने के साथ साथ ही पराग नलिका जो होती है वो वर्तिका में जब प्रवेशित होती है तो वर्तिका में प्रवेशित होने की जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिलियम प्लांट में। लिलियम जो प्लांट होता है उसमें पराग नलिका खोखली होती है, यानी कुल मिला के पराग नलिका का वर्तिका में प्रवेश वर्तिका की संरचना पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले लिलियम प्लांट में जो वर्तिका होती है वो खोखली होती है। तो खोखली वर्तिका होने के कारण क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है वो आसानी से प्रवेशित हो जाती है और बीजांड में प्रवेश हो जाती है। कुछ एक बीजपत्री पादप, इन एक बीजपत्री पादपों में जो वर्तिका जो होती है उसमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि पराग नलिका के शीर्ष भाग पर विशेष प्रकार का एंजाइम होता है पैक्टिनेज एंजाइम। ये जो पैक्टिनेज एंजाइम जो होता है ये उन ऊतकों को नष्ट करता हुआ वृद्धि करवाता है। तो पराग नलिका उन ऊतकों को नष्ट करते हुए वर्तिका में वृद्धि करती है। तो ये वाली बात हो गई। एक तीसरे टाइप का और होता है ओइनोथेरा व धतूरा। इनमें जो वर्तिका जो होती है उसमें पराग नलिका का प्रवेश अंतराकोश के अवकाश से होता है। अब अंतराकोश के अवकाश कहते हैं जैसे दो कोशिकाएं हैं, इनके बीच से होकर पराग नलिका वृद्धि करती है, यानी वर्तिका में कोशिकाएं जो पाई जाएंगी उन कोशिकाओं के अंतराकोश के अवकाश से होती हुई पराग नलिका वृद्धि करती है। तो ये हो गया पराग नलिका का मार्ग जो तीन प्रकार का अलग अलग पादपों में पाया जाता है। अब अगली बात करते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश होता है वो तीन प्रकार से होता है। इसका पहला प्रकार हम लोग बात करते हैं जो सामान्यतः अधिकांश पादपों में पाया जाता है, बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो पहला है बीजांड द्वारीय प्रवेश जो अधिकांश पादपों में पाया जाता है। दूसरा जो है हमारे पास वो है निभागीय प्रवेश और तीसरा हमारे पास है अध्यावरणीय प्रवेश। अगर पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो बीजांड द्वारीय प्रवेश, जो अधिकांश पादपों में इसी प्रकार का बीजांड द्वारीय प्रवेश पाया जाता है, यानी यूजुअली पराग नलिका का प्रवेश हमेशा बीजांड द्वार से ही होगा अधिकांश पादपों में। कुछ पादप हैं जैसे कैजुराइना, बैटुला। तो इन कैजुराइना में और बैटुला जो प्लांट होता है उस प्लांट में निभाग वाला जो भाग होता है वहाँ से पराग नलिका का प्रवेश होता है। आगे बात करें एल्चिमेला और कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है उसमें अध्यावरण भाग से पराग नलिका का प्रवेश होता है। तो वो वाली बात हो गई। तो निभाग और अध्यावरणीय प्रवेश स्पेशल हैं।
तो उसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने। अब आगे बात करते हैं पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में जो प्रवेश होता है ये भी 3 प्रकार से होता है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे से ही होगा। ये ध्यान रखना, चाहे बीजांड द्वार में यानी चाहे बीजांड में वो कहीं से भी प्रवेश करे हो। देखो ये तो हमने पढ़ा था बीजांड में, तो बीजांड में पराग नलिका कहीं से भी प्रवेश करे हो, लेकिन भ्रूणकोश में जब भी प्रवेशन होगा पराग नलिका का वो हमेशा कहां से होगा? बीजांड द्वार वाले सिरे से। अब 3 प्रकार से कैसे होगा भाई? एक स्टेप में तो होगा क्या कि एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका, इन दोनों के बीच से, जैसे इस डायग्राम को यहाँ समझने की कोशिश करें तो एक तो ये बीच वाली तो अंड कोशिका और ये दोनों सहायक कोशिका, तो पराग नलिका का प्रवेश जो होगा वो इस अंड कोशिका और सहायक कोशिका के ऐसे बीच में से होगा। तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पराग नलिका सहायक कोशिका और जो बीजांड काय की जो भित्ति होती है उस बीजांड काय की भित्ति के मध्य से, यानी बीजांड काय की भित्ति और सहायक कोशिका दोनों के बीच से, और तीसरे स्टेप में सहायक कोशिका को भेदते हुए। ठीक है, ये तो होगा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होता है। अब पराग नलिका का भ्रूणकोश में जब प्रवेशन होता है तो किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, और जो नष्ट हुई सहायक कोशिका होती है वो तंतुरूपी हो जाती है, यानी बिल्कुल तंतुनुमा हो जाती है, और पराग नलिका उस तंतुमय आधार से प्रवेश करके बीजांड को, यानी जो बीजांड जो होता है उस बीजांड काय के भीतर भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। भ्रूणकोश में प्रवेश होने के बाद पराग नलिका के शीर्ष भाग पर छिद्र होगा, और पराग नलिका के शीर्ष भाग पर छिद्र होने के साथ ही दोनों नरयुग्मक कहाँ छोड़ दिए जाएंगे? भ्रूण कोश के अंदर। और भ्रूण कोश के अंदर छोड़ने के पश्चात हमारा अगला स्टेप संपन्न होगा जिसे कहते हैं संयुग्मन। और संयुग्मन में इन दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका से संलयन करके जाइगोट का निर्माण करेगा, और दूसरा नरयुग्मक जो होगा वो ध्रुवीय कोशिका द्वितीय केंद्रक से संलयन करके भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, यानी जो भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो वो सारी बातें करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और यहाँ पर निषेचन 2 बार हो रहा है इसलिए द्विनिषेचन, और यहाँ पर ये जो द्विकेंद्रक यानी 2 केंद्रक युक्त जो कोशिका है वहाँ पर एक और नरयुग्मक का संलयन होता है, इसलिए उसे कहा जाता है त्रिक संलयन। तो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन ये द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की जो क्रिया होती है वो आवृत बीजी पादपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और इसके बारे में, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के बारे में सबसे पहले गिग्नॉड व नवाश्चिन इन दोनों साइंटिस्टों ने बताया, और इन दोनों साइंटिस्टों ने इसे सबसे पहले प्रिटिलेरिया प्लांट में देखा। तो सबसे पहले प्रिटिलेरिया प्लांट में ग्रिगिनॉड और नवाश्चिन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया को सबसे पहले देखा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ग्रिगिनॉड जो था और नवाश्चिन जो था, उन दोनों साइंटिस्टों ने प्रिटिलेरिया के साथ साथ लिलियम प्लांट में भी इस क्रिया की खोज की। तो इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के बारे में दोबारा फिर समझ लीजिए कि पराग नलिका के द्वारा छोड़े गए भ्रूणपोष में दोनों नरयुग्मकों में से, जैसे एक नरयुग्मक ही एक, तो एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका संलयन करता है और दूसरा नरयुग्मक जो होता है वो ध्रुवीय कोशिका द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है। तो 2 बार तो निषेचन हो रहा है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होने क्या कहलाता है? द्विनिषेचन। 2 बार निषेचन हो रहा है और यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इस वजह से कहा जाता है त्रिक संलयन। तो देखो, ये नर युग्मक अंडकोश का संलयन करके जाइगोट बनाता है, जाइगोट आगे परिवर्तित होकर बीज का निर्माण करता है, और यहाँ पर ये जो त्रिगुणित केंद्रक जो होता है वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और ये भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी बीज के वृद्धि में और बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है बहुत सारे विभाजन करता है, बहुत सारे विभाजन करता हुआ भ्रूणपोष का विकास करता है। तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है। अब यहाँ पर इसके महत्व की और बात कर लेते हैं कि जो
द्विनिषेचन और त्रिक संलयन जो होता है उसका क्या महत्व होता है, तो उसके बारे में अगर हम एक दो तीन बातें और कर लेते हैं कि इसकी वजह से भ्रूण यानी जो अवृत बीजी पादप होते हैं उनमें क्या महत्व है। जैसे महत्व की बात करें तो महत्व में पहला पॉइंट हमारे पास यही आता है कि द्विनिषेचन जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का विकास होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यह आता है कि भ्रूण के विकास के लिए जो पोषक पदार्थ होते हैं वो भ्रूणपोष से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए भी ज़रूरी है। तीसरी बात हमारे पास ये आती है कि जीवन श्रम बीजों को बनाने के लिए यानी लंबे समय तक जीवित रहने के लिए या जिनसे नए पौधे का विकास हो, तो जीवन श्रम बीजों को बनाने के लिए भी द्विनिषेचन त्रिक संलयन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे स्टेप की बात करें अगले महत्व की, तो यूजुअली होता क्या है कि भ्रूणपोष जो होता है उसमें नर और मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमने पढ़ा नरयुग्मक जो होता है, एक नरयुग्मक भ्रूणपोष का विकास करता है द्वितीय केंद्रक से संलयन करके, तो उसमें नर और मादा यानी भ्रूणपोष में नर और मादा दोनों के गुणसूत्र होते हैं। इसकी वजह से संकर ओज बढ़ता है। अब संकर ओज क्या होता है? ओज का मतलब होता है तेजस्वी, तेज वाला। मतलब कुल मिला के ये होता है कि माता और पिता दोनों के गुणसूत्र अगर बच्चे में आते हैं, इसका मतलब वो माता पिता से भी ज़्यादा एडवांस है, यानी ज़्यादा संकर ओज युक्त है, यानी वो माता पिता से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रखता है क्योंकि उसमें दोनों के लक्षण हैं, तो इसे कहा जाता है संकर ओज। एक चीज़ और होती है, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जो जीव द्रव्य जो होता है, कोशिका का जीव द्रव्य यानी जीव द्रव्य, उसका पुनर्विन्यास होता है और उसका नवीनीकरण होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। अब अगले स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि भ्रूणोद्भव क्या होता है या भ्रूण जनन क्या होता है या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि हमने यहाँ तक निषेचन कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ रहे हैं हम भ्रूण के विकास के बारे में, और भ्रूण के विकास के बाद बात करेंगे भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी बातें करते हैं। देखो अब बात करते हैं भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन की। भ्रूणोद्भव ये इसे बोलते हैं भ्रूण जनन, इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस, या अगर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नॉर्मल बोलें तो भ्रूण का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो एक कुल होता है क्रूसीफेरी। इस क्रूसीफेरी कुल में सबसे पहले एक प्लांट है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये जो प्लांट है, ये प्लांट एक तरह से चारा होता है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इस कैप्सेला बर्सा जो पेस्टोरिस होता है उसमें एक साइंटिस्ट था हैंस्टीन। इस हैंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन को देखा, यानी भ्रूण के विकास का सबसे पहला अध्ययन किसने किया? हैंस्टीन ने। किसमें किया? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस जो क्रूसीफेरी कुल की फैमिली जो होती है, क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है उसका मेंबर होता है, इसमें अध्ययन किया। देखो इस प्रोसेस में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि निषेचन होता है। निषेचन कैसे होगा? नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, संलयन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होगा उसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन। इस अनुप्रस्थ विभाजन को आप लोग देखो अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होगा? एक तो शीर्षस्थ कोशिका बनेगी और एक आधारी कोशिका बनेगी। शीर्षस्थ कोशिका निभाग भाग की ओर बनेगी, यानी ध्यान रखना शीर्षस्थ कोशिका जो होगी वो निभाग के साइड बनेगी और बीजांड द्वार की साइड क्या बनेगी? आधारी कोशिका। ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? बीजांड के अंदर। तो शीर्षस्थ कोशिका बनी, आधारी कोशिका बनी, शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर, आधारी कोशिका बीजांड द्वार की ओर। अब उसके बाद क्या होगा? इस शीर्षस्थ कोशिका में वापस विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? लंबवत विभाजन होगा। लंबवत विभाजन होने से, या अनुदैर्घ्य विभाजन भी बोल सकते हैं, लंबवत विभाजन होने से दो कोशिकाएं ऊपर बनेंगी। इसी के साथ आधारी कोशिका में होगा अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी। तो इस तरह से चार कोशिकीय अवस्था हो जाती है और दो कोशिका शीर्षस्थ कोशिका, दो आधारी कोशिका कहलाती है। इस शीर्षस्थ कोशिका में इसी विभाजन
जो पूर्व में जो विभाजन होता उसी के लंबवत वापस विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिका बनती है। ये जो विभाजन हो इसके लंबवत विभाजन कैसा हो गया, ऐसा। जैसे सपोज करना ये विभाजन ऐसे हुआ तो इसके लंबवत विभाजन कौन सा हुआ, ऐसा। तो ये वाली कोशिका बन की, तो 4 कोशिके या इस 4 कोशिका अवस्था को क्वाड्रेंट फेज भी बोलते हैं। 4 कोशिका अवस्था या क्वाड्रेंट फेज में शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण हो गया। अब इसी शीर्षस्थ कोशिका में वापस एक बार और चारों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ। चारों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 कोशिकी अवस्था बन गई, और इन 8 कोशिकाओं में विभाजन होगा परिणत विभाजन, और इस परिणत विभाजन को बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। परिणत विभाजन से हमेशा परतें बनती, जैसे एक कोशिका है ये, तो ऐसा परिणत विभाजन होने से 2 परतें बन गई। देखो परिणत विभाजन होने से 8 कोशिकीय 8 कोशिकाओं की 2 पंक्तियां बन गई। तो बाहर वाली 8 कोशिकाओं की जो परत होती है वो बनाती है डर्मेटोजन, और ये डर्मेटोजन जो होती है वो भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। तो ये सारी बात हो गई। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है वो वाली बात हो गई। 8 कोश की अवस्था जो होती है, 8 शीर्षस्थ कोशिकाओं की अवस्था होती है, उसको ऑक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्टेंट कहा जाता है। तो देखो इससे बाह्य त्वचा बनेगी, कौन सी, डर्मेटोजन। बाह्य त्वचा जन, यानी इस डर्मेटोजन में बहुत सारे अपनति विभाजन भी होंगे। अपनति विभाजन का मतलब एंटी क्लिनल डिवीजन। देखो इससे परतें बनती है। अब इस ये तो अगर जैसे विभाजन ऐसे हुआ तो पेरिक्लिनल डिवीजन, और विभाजन ऐसे हुआ तो उसको बोलते हैं अपनति विभाजन, या इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लिनल डिवीजन। तो बहुत सारी ऐसे परतें बन जाएंगी, तो एक तरह से बाह्य त्वचा का, भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण हो जाएगा। अब भीतरी आंतरिक जो 8 कोश के संरचनाएं जो होती है उसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं, और बहुत सारे विभाजन होने के फलस्वरूप बीजपत्र का निर्माण होगा, भ्रूणक्ष का निर्माण होगा, प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्रोपरित और बीजपत्राधार का निर्माण होगा। जैसे बीजपत्रोपरित जो होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और बीजपत्राधार को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। मूलांकुर और प्रांकुर की बात करें तो उसको बोलते हैं प्लूमल, और जो मूलांकुर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं रेडेंकल, और भ्रूणक्ष जो होती है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो एक्सिस। अब एक चीज और ध्यान रखना, स्टार्टिंग में भ्रूण गोलाकार होता है, बाद में ये विभाजन करके हृदयाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ बाह्य त्वचा यानी जो बाह्य परत होती है उसका निर्माण हो जाता है। अब एक चीज और है, ये जो भ्रूण अक्ष होता है, इस भ्रूण अक्ष का ऊपरी बीजपत्रों वाला, ये जो भ्रूण अक्ष के पार्श्व में बीजपत्र पाए, द्विबीजपत्री पादपों की सबसे मेन विशेषता होती है कि भ्रूण अक्ष मध्य में होता है, भ्रूण अक्ष के पार्श्व में बीजपत्र पाए जाते हैं, और एक बीजपत्री में ये स्थिति विपरीत होती है। विपरीत का मतलब क्या होगा, बीजपत्र जो होंगे मध्य में होंगे, भ्रूण अक्ष पार्श्व में होगा, ये ध्यान रखना। अब जो बीजपत्र का ऊपरी भाग जो होता है, या भ्रूण अक्ष का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं बीजपत्रोपरित, और इसका आधारी भाग कहलाता है बीजपत्राधार। और भ्रूण अक्ष का ऊपरी सिरा प्रांकुर कहलाता है, निचला सिरा मूलांकुर कहलाता है। प्रांकुर से आप जब बीज के बारे में, जब बीज को बोते हैं तो बीज को बोने से पहले ऊपर की तरफ प्रांकुर निकलता है, नीचे की ओर मूलांकुर निकलता है। ये सारी बातें होगी। बीजपत्र जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यहाँ भ्रूण होगा तो भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करेंगे, बीजपत्र। यानी बीजपत्र में वे सभी पदार्थ होते हैं जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब आगे एक चीज़ और बात करते हैं, ये तो हमने अभी तक शीर्षस्थ कोशिका के बारे में बात की। अब आधारी कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 7 से 10 कोशिकीय संरचना बनती है, और 7 से 10 कोशिकीय जो संरचना होती है उसको निलंबक कोशिका कहा जाता है। और इस निलंबक कोशिका की जो ऊपरी कोशिका जो होती है, जो भ्रूण की ओर होती है, तो भ्रूण की साइड की जो ऊपर की कोशिका होती है उसे एपिफाइसिस, या कुछ बुक में आपको हाइपोफाइसिस भी मिलेगा। तो हाइपोफाइसिस
और एपिफाइसिस दोनों एक ही बात हैं। और सबसे अंतिम कोशिका जो होती है उसे कहा जाता है चुष्कांग कोशिका। ये चुष्कांग कोशिका जो होती है वो भ्रूण पोष में धंसकर भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का काम करती है। चुष्कांग कोशिका और हाइपोफाइसिस कोशिका के बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिन्हें कहा जाता है निलंबक कोशिका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में निलंबक कोशिका, ऊपर वाली एपिफाइसिस कोशिका, सबसे नीचे वाली चुष्कांग कोशिका। ठीक है, और ये चुष्कांग कोशिका भ्रूण पोष से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का या चूसने का या अवशोषण करने का कार्य करती है। ये सारी बातें हो गई। ये पूरा बीजांड वाला डायग्राम, इस बीजांड के अंदर कैसे हृदयाकार भ्रूण बन रहा है, हृदयाकार भ्रूण बनता है लास्ट में, कैसे क्या है, ये भ्रूण पोष होता है। ये पूरा भ्रूण पोष केंद्रक है, इसके अंदर बहुत सारे। अब भ्रूण पोष भी पढ़ेंगे कि भ्रूण पोष कितने प्रकार का होता है, वो सारी बातें करेंगे। ये चुष्कांग, ये एपिफाइसिस होता है, ये निलंबक कोशिकाएं होती हैं, ये वाली निलंबक कोशिकाएं होती है, एपिफाइसिस हृदयाकार भ्रूण, और ये पूरी संरचना। तो इस तरीके से भ्रूण का विकास होता है। अब बात करते हैं भ्रूण पोष की। इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब भ्रूणपोष की बात करें तो अवृतबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है। मैंने आपको बताया था द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, त्रिक संलयन 3 केंद्रक संलयित हो रहे हैं, तो वो त्रिगुणित भ्रूणपोष हो गया अवृतबीजी पादपों में। अब एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष की बात करें जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला भाग होता है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है, यानी इस भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है। तो जिम्नोस्पर्म पादपों में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, अगुणित, जबकि आवृतबीजी जो पादप एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें होता है त्रिगुणित। ठीक है, आर्किडेसी और ट्रेपेसी, इन दोनों फैमिली को छोड़कर जितनी भी फैमिलीज होती हैं उन सभी में भ्रूणपोष पाया जाता है। अब भ्रूणपोष जो होता है उसका निर्माण द्वितीय केंद्रक और एक नरयुग्मक के संलयन से होता है। ये भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है उसमें बहुत सारे मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब भ्रूणपोष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है भ्रूणपोषी, यानी भ्रूणपोष के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज, और एक होता है अभ्रूणपोषी बीज। जैसे मटर और सेम की बात करें तो मटर और सेम में भ्रूण के विकास के लिए संपूर्ण भ्रूणपोष काम आ जाता है। तो मटर के विकास में भ्रूण के विकास के लिए संपूर्ण भ्रूणपोष काम आ जाता है। तो भोज्य पदार्थ का संचय बीज पत्रों में होता है, और जब बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ का संचय होगा तो ऐसे बीज क्या कहलाएंगे, अभ्रूणपोषी बीज। अब भ्रूणपोषी बीज नारियल, अरंडी, इन नारियल और अरंडी में भ्रूण जो होता है उसको पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूणपोष पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे बीज कहलाएंगे भ्रूणपोषी बीज। अब देखो, विभाजन के आधार पर जो भ्रूणपोष होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये भ्रूण और इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होने से बहुत सारे भ्रूणपोष केंद्र, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बहुत सारे मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं जिससे बहुत सारे भ्रूणपोष केंद्रक बन जाते हैं और केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है जिससे ये सारे के सारे केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं और इसे कहा जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। और ये पाया जाता है कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस। दूसरा प्रकार है कोशिकीय भ्रूणपोष। ये भ्रूण
और इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है उसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होने के साथ साथ भित्ति का भी निर्माण होता है। तो ऐसे भित्तियां बन जाती हैं और हर भित्ति यानी हर एक भित्ति के मध्य एक कोशिका यानी हर एक भाग एक कोशिका के रूप में होता है, तो उसे कहा जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। और ये जो पाया जाएगा वो पाया जाता है मैग्नोलिया और कुकुरबिटेसी फैमिली में। और तीसरा प्रकार जो है हमारे पास वो है होलोबियल, जिसे केंद्रिकी या कोशिकीय भ्रूणपोष भी कहते हैं। अब ये होलोबियल केंद्रिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा कि इसमें ये भ्रूण और इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में मुक्त केंद्र के विभाजन होने से दो कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका जो होती है वो निभाग की ओर बनती है और बड़ी कोशिका जो होती है वो बनती है बीजांड द्वार वाले भाग की ओर। अब निभाग की ओर स्थित छोटी कोशिका जो होती है उसमें होते हैं मुक्त केंद्र के विभाजन, और मुक्त केंद्र के विभाजन होने से इधर तो बहुत सारे केंद्रक युक्त भ्रूणपोष का निर्माण होता है और इधर कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय भ्रूणपोष तो बनता है बीजांड द्वार की ओर और यानी जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है वो निभाग की ओर बनता है, और ये कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है जिसे कहा जाता है होलोबियल भ्रूणपोष। ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों में, यानी जितने भी एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें होलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये हमने भ्रूणपोष के बारे में बात करी, भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है, किस किस में भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर करी। अब बात करते हैं कि बीजांड से जब बीज का विकास होता है तो बीजांड में ऐसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं जो बाद में बीज में नहीं दिखाई देते हैं। कर लेते हैं बीज, सीड। देखो बीज की बात करें तो बीज का देखो द्विनिषेचन और त्रिकसंजन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, अब बीजांड से जब बीज का विकास होता है तो उस समय बीजांड में जो संरचनाएं पाई जाती थी वो बीज में किस में परिवर्तित हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, वो सारी बातें करते हैं। तो जैसे निषेचन से पहले और बाद में, निषेचन से पहले बीजांड, बाद में किस में चेंज हो जाता है, बीज में चेंज हो जाता है। अब उसके बाद अंड कोशिका एन अगुणित होती है। ये अंड कोशिका निषेचन के बाद युग्मनज या जाइगोट में चेंज हो जाती है जो 2n होता है। ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्र निषेचन के बाद चेंज किस में होगा, भ्रूणपोष में, जो क्या होता है 3n। बीजांड काय जिसे न्यूसीलस कहते हैं, ये बीजांड काय निषेचन के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन काली मिर्च में पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष के रूप में पाया जाता है। सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका नष्ट। बीजांड व्रंत, बीज व्रंत, उसके बाद अध्यावरण, बीजांड का अध्यावरण किसमें चेंज हो जाएगा, बीज आवरण में। बाह्य जो आवरण होता है उसको बोलते हैं टेस्टा और अंतः अध्यावरण को बोलते हैं टेगमन। यानी जो बीज का बाह्यतम आवरण होता है उसको बोलते हैं टेस्टा और आंतरिक जो आवरण होता है उसको बोलते हैं टेगमन। टेस्टा और टेगमन, बाह्य बीज आवरण, अंतः बीज आवरण। ठीक है, ये हो गई सीड यानी बीज के बारे में बात कि पहले निषेचन से पहले बीजांड जो होता है वो किस में, बीज में चेंज होता है, और बीजांड में पाई जाने वाले संरचनाएं निषेचन के बाद किस किस में चेंज होती है।
अब उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें फल की, अगर हम लोग बात करते हैं तो जो अंडाशय होता है वो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पुष्पवृंत होता है वो फलवृंत में चेंज हो जाएगा और अंडाशय के अंदर पाए जाने वाला बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा और उसके साथ साथ ही पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्यदल, दल, पुमंग ये सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में पूरा का पूरा अंडाशय वाला जो भाग होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार एक आवृत बीजी पादप में फल का विकास होता है। इस फल को खाते हैं, खाने के बाद जब इससे बीज प्राप्त होगा उस बीज को वापस बोएंगे, अंकुरण करेगा और अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण करेगा, वापस वो सारी प्रक्रिया दोबारा पुनः प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई सारी बात। अब कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं। आप लोगों ने अरंडी के बारे में सुना होगा। अरंडी जो होता है उस अरंडी का जो बीजांड होता है इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की प्लगनुमा संरचना पाई जाती है। उस प्लगनुमा संरचना को कहा जाता है कैरिंकल। एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उन एक बीजपत्री पादप में जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड का जो बीजांड द्वार होता है उस पर भी एक विशेष प्रकार की अतिवृद्धि पाई जाती है, इसको कहा जाता है ओपरकुलम। हमने 11th में भी बात करती है इसके ओपरकुलम के बारे में। एक चीज़ और होती है, लीची जो होती है, लीची, इस लीची में क्या होता है, बीजांड के चारों तरफ एक सफ़ेद कलर की आवरण नुमा संरचना पाई जाती है, यानी सफ़ेद कलर या वाइट कलर की एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को कहा जाता है एरिल। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखिए। लीची में क्या पाया जाता है, एरिल, अरंडी में क्या पाया जाता है, कैरेंकल, और एक बीजपत्री पादपों में ओपरकुलम। अब एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि द्विगुणित पीढ़ी और अगुणित पीढ़ी का एक के बाद एक आना कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। यानी द्विगुणित पीढ़ी के बाद जस्ट एक गुणित पीढ़ी और अगुणित पीढ़ी के बाद वापस द्विगुणित पीढ़ी, उसका एक के बाद एक आना ही कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। तो द्विगुणित पीढ़ी और अगुणित पीढ़ी का बार बार आना ही एक पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, अल्टरनेशन फॉर जनरेशन। तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है, कर लेते हैं पीढ़ी एकांतरण की। अब पीढ़ी एकांतरण की हम लोग बात करें तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है द्विगुणित और अगुणित दोनों पीढ़ियों का एक के बाद एक आना। अब द्विगुणित पीढ़ी तो क्या होगी, बीजाणुद भिद, और अगुणित पीढ़ी होगी युग्मकोद भिद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। इन दोनों पीढ़ी का एक के बाद एक आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। अब स्पोरोफाइट पीढ़ी मुख्य पीढ़ी होती है, आवृत बीजी पादपों की मुख्य पीढ़ी स्पोरोफाइट, और ये अल्पजीवी या आश्रित विधि। तो ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो बीजाणु पीढ़ी पर आश्रित होती है। युग्मकोद्भिद जिसमें युग्म की अवस्था हो, यानी नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वो किस पीढ़ी में होता है, युग्मकोद्भिद। अब ये किस पर निर्भर होती है, बीजाणुभिद पूरा पौधा, यानी मुख्य पीढ़ी, यानी पूरा का पूरा जो पौधा होता है वो किस अवस्था में होता है, बीजाणुभिद। और इसके अंदर परागकण यानी नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का बनना, भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद और परागकण नर युग्मकोद्भिद, इन दोनों का विकास जो होगा वो कहाँ होगा, बीजाणुभिद में। और यही क्या होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था। और यही युग्मकोद्भिद अवस्था किस पर आश्रित है, यानी वो दोनों के दोनों जो भाग होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, बीजाणुभिद पर तो आश्रित होते हैं। यानी ये पीढ़ी जो होती है वो अल्पजीवी होती है और ये मेन पीढ़ी होती है, इसका एक के बाद एक आना। अब पूरे चैप्टर का अगर रिवीजन देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या था भाई, स्टार्टिंग आवृत बीजी पादपों में होता क्या है कि सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा, फिर मादा युग्मकोद्भिद जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। इन दोनों के विकास के बाद निषेचन पढ़ा, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास और भ्रूण जनन के बारे में बात करें, भ्रूणपोष के बारे में बात करें और बीज का विकास। तो सबसे पहले होता क्या है, पुष्प जो होता है, पुष्प में नर जनन भाग पुंकेसर होता है। इस पुंकेसर में पाए जाने वाले पराग कोश में उपस्थित लघु बीजाणुधानियाँ जो होती है उन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु जो होते हैं चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। इनकी केलोज भित्ति के नष्ट होने से
जो परागकण बनते हैं, परागकण परागण की क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागनलिका की वृद्धि करके अपने नर युग्मोद्भिद जो है, नर युग्मक जो होते हैं उनको बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करा देते हैं। भ्रूणकोश में से एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलग्न करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो अंडकोशिका से संलग्न करके जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट से बीज का विकास होता है, यानी भ्रूण बनता है। भ्रूण जो पाया जाएगा वो बीज में पाया जाएगा और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा और अंडाशय जो होगा वो फल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में पूरे फल का विकास हो जाता है और ये क्रम बार बार चलता रहता है और वापस बीज का अंकुरण होगा, पौधा बनेगा, पौधे में पुष्प आएंगे और यह चक्र बार बार चलता रहेगा और ये पीढ़ी एकांतर टॉपिक हमारा खत्म होता है और हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।